हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। राजदीप, आरना, सूरज, संजना, स्टार, हिमांशु, रवि, शैली, अफरीदा, आशीष, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सब लोग बेटा बढ़िया हो, ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में, शानदार हो। बहुत ही बढ़िया। एक बार बेटा कंफर्म कर दीजिए, आवाज ठीक से आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, बहुत बढ़िया, सब शानदार। तो बेटा ज्योमेट्री टॉपिक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही दमदार कंसेप्ट चल रहा है, जो बेटा आप आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसका बच्चों नाम है सेंट्रोइड, केंद्रक। केंद्रक पर बनने वाली कुछ फिक्स थ्योरम आपने कल पढ़ी थी। मैंने बच्चों केंद्रक का आपको एक बेसिक सा तरीका बताया था कि केंद्रक क्या होता है, तो जानकारी बड़ी स्पष्ट है। जय श्री श्याम भाई। केंद्रक जो होता है बेटा, वो तीनों मीडियन का मिड पॉइंट होता है। इनका मिड पॉइंट नहीं, कटने वाला पॉइंट होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। मीडियन का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने की भुजा पर बनाई गई ऐसी रेखा जो उस भुजा के दो पूरे इक्वल इक्वल पार्ट करती है, उसे मीडियन कहते हैं। तो तीनों मीडियन जहां मिलती हैं बेटा, उसका नाम क्या होता है? तीनों मीडियन जहां मिलती हैं उसका नाम आपने समझा कि सर उसे कहते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। केंद्रक को बेटा हम अक्सर जी से डिनोट किया करते हैं, और ये जो जी होता है, जी केंद्रक, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में बांटता है। आपने मीडियन की लंबाई ज्ञात करने के लिए बेटा एक अपोलोनियस भाई साहब की बताई हुई थ्योरम को समझा था कि अपोलोनियस भाई साहब ने ये थ्योरम कैसे बनाई। उस थ्योरम को देखकर आपने इनके मेजरमेंट को ज्ञात करना पढ़ लिया था। तो बेटा यहां तक की बातें आपने कल की क्लास में पढ़ ली। क्या ये बताओ अच्छे प्रकार से सबको क्लियर है जितना हमने कल की क्लास में आपको बताया था? अच्छा जी, ऑल डन। अच्छे से आपने उस क्लास को रिपीट किया होगा बेटा। मैंने आपको कल कई सारे कंसेप्ट सिखाए थे। वो कंसेप्ट है, वो थ्योरम है, जिनका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिनका हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपको थ्योरम के बारे में सारे इफ एंड बट क्लियर हो। तो सारी चीजें बेटा आप लोगों ने रिवाइज करी होंगी। मैं 1 मिनट में आपको हल्का फुल्का सा एक रिवीजन का सा कंसेप्ट क्या है बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग ये समझ लो कि क्या कुछ हमें इस बात में सीखना है। ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, एडी भी एक मीडियन है, बीई भी एक मीडियन है, और सीएफ भी एक मीडियन है। ये तीनों इस पॉइंट जी पर कटती हैं, ये तीनों इस पॉइंट जी पर कटती हैं। सबसे पहली बात बच्चों आपने ये करी थी कि ये जो एजी और जेडी या बीजी और जीई या सीजी और जीएफ का रेशो बनेगा ना, सीजी और जीएफ का रेशो बनेगा ना, ये हमेशा 2:1 बनेगा हमेशा। अच्छा, आपने कहा सर अगर हमें मीडियन की लंबाई ना पता हो तो हम ज्ञात कर लेंगे। आप मुझे बताइए, एडी की लंबाई ज्ञात करता हूं तो आजू बाजू की भुजाएं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो बनेगा, ये 2 गुणा AD स्क्वायर प्लस सामने वाली भुजा का कोई भी पार्ट ले लीजिए, BD ले लीजिए या DC ले लीजिए, बात एक ही है। पर मैं ये BC के अकॉर्डिंग लिखकर बताऊंगा, BC स्क्वायर बटा 4 करके अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से बाकी की चीजें भी आ जाती हैं। इसी प्रकार से आप बीई का थ्योरम भी ज्ञात कर सकते हो, इसी प्रकार से सीएफ को भी ज्ञात कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो 6 ट्रायंगल बनते हैं बेटा, ये छोटे छोटे जो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या इन सबका एरिया भी आपस में इक्वल होता है? क्या इन सबका एरिया भी आपस में इक्वल होता है? आप कहेंगे जी हाँ सर, ये बात भी हमने साबित करी थी। अच्छा, अगर मैं ईएफ को ऐसे मिला देता हूं, ईएफ को मिला देता हूं, तो आप ये बात भी जानते हैं, ट्रायंगल जेईएफ का जो एरिया बनेगा वो पूरे ट्रायंगल का 1/12 बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। 1/12 क्यों बनता है, ये बात भी आपने समझ ली थी। देन आपको पता है कि ये वाला एरिया भी 1/12 है, ये वाला एरिया भी 1/12 है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्रायंगल डीईएफ का एरिया जो बनेगा वो 1/4 ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनेगा। कल मैंने आपको ये साबित करके बताया था कि ऐसा क्यों होता है, डिटेल में अपन ने उसके बारे में जानकारी पढ़ी थी। अब बच्चों 2-3 जरूरी बात समझो कि एक तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तीनों भुजाओं के स्क्वायर लिए मैंने, और तीनों मीडियन की भी स्क्वायर लीजिएगा। AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर लोगे तो ये रेशो हमेशा 4/3 बनता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात में कोई कंफ्यूजन है 4/3 क्यों बनता है। अगर मैं पूरी मीडियन ना लेकर, ये BC स्क्वायर हो गया और ये दोस्तों AC स्क्वायर हो गया, अगर आधा आधा पार्ट ले लूं, मतलब AG तक की बात कर लूं, ये यहां से BG तक की बात कर लूं और यहां से CG तक की बात कर लूं ना, तो ये रेशो 3/1 बनता है। याद है आपको? बहुत बढ़िया बात है। अगर बेटा स्क्वायर की फॉर्म में ना जाएं, अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में ना जाएं, AB प्लस BC प्लस AC कह दें और यहां से आपको
AD प्लस BE प्लस CF कह दें, तो आप ये कह सकते हो क्या इसका मान ना हमेशा 4/3 से छोटा और 1 से बड़ा बनेगा। इसका मान हमेशा 4/3 से छोटा और 1 से बड़ा बनेगा। ये क्यों बनता है, ये बात आपने चेक करके ट्राई कर ली थी। और एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए ये ट्रायंगल O पे कटता है, तो आपने ये भी समझा था AO रेशो OZ रेशो ZD हमेशा 3-1-2 में कटता है। 3-1-2 कैसे आया था, ये भी आपने साबित कर लिया था। देखो जी, मैन तो कंसेप्ट यही होते हैं, हालांकि आगे और भी चीजें आएंगी, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना और वो सब करना, वो सब भी अपन करेंगे, बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बातें भली भांति रूप से आनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी सबको आनी चाहिए। क्या बच्चों, सारे बच्चों को इतनी बात बढ़िया से क्लियर है क्या? द लेंथ ऑफ 3 ट्रायंगल ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 55, 48, 73, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? कुछ भी तो नहीं है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 5, 8, 13, 13, 3, 16 का मतलब 6 का हासिल आ गई 1, 6, 4, 10 और 7, 17, इनका जोड़ बन रहा है 176 का आधा करोगे 88। 88 से आप लगाएंगे फॉर्मूला, तो आप कहना सर ये 88 गुना A माइनस करोगे 33, ये घटाओगे इसमें से 40 और ये घटाओगे इसमें से आपका हो गया 15। हाँ, अब इसको अगर आप थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे बेटा, देखो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 बाहर आ गया, 11 बाहर आ गया। सर आपने कहा ये वाला इसमें से 8 बच गया, एक 8 इसमें से भी निकाल लो, 8 हो गया। इसमें से 3 बच गया, इसमें से 3 बच गया, इसमें से भी 3 है, एक 3 को निकाल लो और एक आपका 5 बचेगा, 5 को बाहर निकाल लो। इसका गुणा आप 4/3 से कर देना, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा 88 गुणा 20, तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर बन गया। 1760 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। लेकिन बालक इस चिंता में है, बालक इस कंफ्यूजन में है कि सर ये तो मीडियन थी, इस पर आपने तरीका कैसे अप्लाई कर दिया। ये दोस्तों आज की क्लास का पार्ट है झटका, आप लोग एक्चुअली साथ साथ पढ़ते नहीं हो, हम आज की क्लास में ये बातें आपको बताने वाले हैं। आप ये सवाल देख रहे हो, जितने भी सवाल आज हम करेंगे, देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है मुझसे आपने, 24, 45, 51 माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, एरिया पूछा गया है। ये माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, एरिया पूछा गया है, माध्यिकाओं की लंबाई देकर एरिया पूछेगा। ये आज की क्लास का पार्ट है, तो कैसे आएगा इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात तो आपने समझ ली। अब ये झटका जी के जो डाउट है वो आज की क्लास का पार्ट है, वो बाद में हो जाएंगे, वो चिंता मत करो। आज की क्लास को पढ़ने के बाद में मीडियन से बनने वाला छोटा बड़ा कंसेप्ट है, मीडियन से बनने वाली बातें हैं, उनको अपन वेरीफाई कर पाएंगे। और मैं बताऊंगा कि आपने कैसे किया, 4/3 क्यों किया। जो बच्चे कह रहे थे कि ये मीडियन हीरोन्स लगा के 4/3 कर दीजिए, ये 4/3 ही क्यों करते हैं, 4/3 ही क्यों करते हैं, कोई वजह है इस बात की? है दोस्त प्रियांश माथुर साहब, ये 4/3 जो आपने किया था, इसका कोई रीजन है क्या? 4/3 करने की कोई वजह है क्या, या वैसे ही मतलब मन करते हैं? लाल किताब में पढ़ा था, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा लाल किताब कैसे बनी थी। सुनो, 2019 के CHSL का पूछा हुआ सवाल आप सबके सामने है। CHSL 2019 का ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है सुनिए, ट्रायंगल ABC का बिंदु A सीधी रेखा BC के समांतर चलता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखा BC के समांतर चलेगा? बेटा ये सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड ये BC के समांतर चलता है। क्या इस बात का मतलब ऐसा समझे नहीं? समझो, ये प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल है ABC। प्यारे बच्चों मैं आपको कहता हूं, मैंने A बिंदु से मान लीजिए कोई एक मीडियन बनाई, मीडियन AD। मान लीजिए ये इसका सेंट्रोइड था G, जो इस मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये बात आप जानते हैं? दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सवाल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बिंदु A जो है ना, A BC के पैरेलल आगे चल दिया, BC के समांतर लाइन पर आगे बढ़ लिया। A घर से नाराज हो गया, इस लाइन पर आगे चल दिया, मान लो यहां पहुंच गया, यानी ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का बन गया। A आगे पहुंच गया। बच्चों A अगर आगे पहुंचेगा, तुम सामने वाले पॉइंट को मिलाओगे, क्या तब भी बताओ बेटा मीडियन ही बनेगी? भाई अगर मैं तुम्हारे सामने ये ट्रायंगल इस प्रकार का बना दूं,
ए बी सी, अब ऐसा बना दूं बेटा तो अभी भी तो ए से मीडियन यही बनेगी ना, बीसी का मध्य बिंदु सेम रहेगा, ये थोड़ी बदलेगा, सेम रहेगा। अच्छा अब जो ये एडी लाइन है, अब जो एडी लाइन है ये मीडियन हो गई। हाँ अब सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड क्या ये इसको 2:1 में बांटेगा? सेंट्रोइड जो होगा वो 2:1 में बांटेगा, आप कहोगे हाँ। प्यारे बच्चों थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हमसे कहती है, थेल्स थ्योरम हमसे कहती है कि अगर ये रेशो 2:2 है, 1:1 है, तो मैंडेटरी है जीई जो बनेगा वो बीसी के पैरेलल चलेगा, मतलब ए के पैरेलल चलेगा। जी अगर आगे बढ़ेगा, जी अगर आगे बढ़ेगा तो वो बीसी के पैरेलल चलेगा। तो मैं कहता हूं कौन सी रेखा, कौन सा बिंदु है जो बीसी के समांतर चलता है बेटा? तो सेंट्रोइड केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक, वो बीसी के साथ साथ ही चलेगा। जैसे आप मेरी बात समझना, अगली बार मेरे मन में और विचार आया, मैंने कहा गुरुजी मैं तो ए को यहां मान लेता। तुम जहां कहीं भी ए को मान लो बेटा, जहां कहीं भी ए को मान लो, अगर ये मिलाओगे ना तो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जो होगा वो इनके पैरेलल चलेगा, यहीं आएगा। इसके लिए जो थ्योरम अपने काम आती है, जो नियम काम आता है, वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय जानते हैं ना, कि आपको ये बात पता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहां मैंने एक लाइन बनाई है डी ई, तो अगर ये रेशो 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि डी ई को बीसी के पैरेलल चलना पड़ेगा। आई बात समझ में तुम्हें? क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या? बिना पेन उठाए आंसर दीजिए ना, बिना पेन उठाए आंसर दीजिए ना, बिना सोचे समझे तुरंत ऐसे 1 सेकंड में आंसर देने का काम करो ना बेटा। आप कहोगे सर एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं है रे, ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं है। अच्छा बच्चों कल ध्यान रखना, कल वार क्या है? गुरुवार। कल की बेटा आपकी क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को तो होगी बेटा, कल की क्लास नहीं है। कल क्या है आप सब जानते हैं, कल करवा चौथ है। ऐसे में धर्म पत्नी जी के साथ रहना आवश्यक पड़ता है दोस्तों। कहीं गलती से पानी वानी पी लिया तो भैया अपना तो काम हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सेवा पानी करनी पड़ती है। नहीं भैया अपन फास्ट नहीं रखते यार, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है धर्मपत्नी जी की उस दिन। तो मतलब क्या होगा? अरे मॉनिटरिंग नहीं बेटा, एक्चुअली सेवा पानी करनी पड़ती है दोस्त, समझो। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अच्छा ट्रायंगल का नाम XYZ है, कह रहे लड्डू है वो ध्यान रख लेगी। लड्डू भैया एक चॉकलेट में मान जाएगी ना, एक चॉकलेट में मान जाएगी। XL इसकी मीडियन है, XL इसकी मीडियन है, 2:1 में काटेगी, 2:1 में काटेगी। तो आपको पता है बेटा XL की लंबाई अगर 18 सेंटीमीटर है, तो XG की लंबाई तुम्हें ज्ञात करने के लिए पेन उठाने की नीड नहीं है, तुरंत आप अपने सवाल का उत्तर 12 कह सकते हो। मैंने ऐसे ही तुमको डायग्राम वायग्राम बना के बता दिए हैं, बाकी तुम्हें इस बात में कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? बिना पैनिक हुए, बिना पैनिक हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो बच्चों आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं पहले आपको ये बातें कई बार बता चुका हूं। समबाहु त्रिभुज बेटा एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा विशेष प्रकार का ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ए ए, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर दोस्तों अगर मैं इस ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, परपेंडिकुलर ये, तो जानते हैं ये एडी है ना, एडी ये क्या है? ये एडी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। ये मतलब हाइट को आप प्यार प्यार से एल्टीट्यूड भी बोल देते हो, एक ही बात है, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। यही इसकी मीडियन है, ये एंगल मीडियन ऑफ बीसी, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, सब कुछ यही है बेटा, सब कुछ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, दुनिया में जो कुछ है वो यही है बेटा। इसमें कोई एक पॉइंट होगा, यही पॉइंट सेंट्रोइड है, यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, यही पॉइंट सर्कम सेंटर है, यही पॉइंट इन सेंटर है, सब कुछ इसी पॉइंट पर आके सिमट जाता है, सब कुछ इसी पॉइंट पर आकर सिमट जाता है। ये बात तुम सबको पता है बेटा, क्योंकि पहले ये बात पढ़ चुका हूं तो बताने की नीड मैं समझता नहीं हूं इसे। तो आपने कहा सर इसमें एक माध्यिका एडी है, बेटा देखो राइट एंगल, सॉरी माफ कीजिएगा, इक्वेटरल ट्रायंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर। आप हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं क्या? अरे आप हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं क्या? हाइट ज्ञात करने के बारे में कभी पढ़ा है अपन ने? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में √3a/2 इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की बात होती है ना, √3/2a इस प्रकार की बात होती है।
तो मतलब इसमें आपको यह भी समझ में आ गया कि अगर मेरे से कोई हाइट पूछता तो मैं ये भी तो कर सकता हूं, √a 3/2 गुणा 12। सर ये तो 6√3 आ गया। लेकिन जीडी का मतलब ही नीचे वाला पार्ट पूछा है। 6√3 अगर 3 की वैल्यू है तो क्या मैंने आपसे 1 की वैल्यू पूछी है? आप कहना हाँ सर 1 की वैल्यू पूछी है। 2√3 आपके सवाल का उत्तर आ गया। ये क्या ऑप्शन में क्यों नहीं है भाई? अरे 2√3 कर लेना डी, इसको 2√3 कर लेना, 2√3, ये एक ऑप्शन को 2√3 कर लेना। ये तो मैंने हाइट से बताया। वैसे एक बात बताओ जरा मुझे, क्या तुम्हें डायरेक्ट ये बात पता थी क्या कि इसका एक्चुअल में ये जी है और ये डी है? ये वाली चीज इन रेडियस पूछी है क्या? इन रेडियस, अरे ये वाली चीज होती है छोटे वाली, ये इन रेडियस होती है ना। हाँ, मैंने इस सवाल में ये पूछा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है, तो इन रेडियस का मान ज्ञात कीजिए, और इन रेडियस को आप डायरेक्ट काउंट करने की आर्ट भी जानते हैं ना। आप कहना सर a/2√3 पढ़ा है हमने, a/2√3 पढ़ा है, a/2√3 पढ़ा है। और अगर मैं आपसे इसकी सरकम रेडियस पूछूं, सरकम रेडियस तो r बराबर a/√3 होता है। ये चीजें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होती हैं, ये फॉर्मूले केवल समबाहु त्रिभुज में काम करते हैं। तो डायरेक्ट आप अगर यहां से भी पुट करोगे तो ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। आप कहना सर ये 2 से कटेगा 6 बार, √3 से कटेगा 2√3 बार। दोनों ही प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। हाइट पर जाकर हाइट से ज्ञात कर सकते हो, और वैसे अगर चाहो इन रेडियस से तो इन रेडियस से ज्ञात कर सकते हो। क्या सब लोगों को 3 नंबर सवाल क्लियर है क्या? ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर में सी सेंट्रोइड है, ओके। पी क्यू 30 है, क्यू आर 36 है, पी आर 50 है, डी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो आपसे मैंने क्या पूछा? सीडी की लंबाई कितनी होगी? अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने का समय आ गया दोस्तों। अब वो समय आ गया है जब हम अपोलोनियस थ्योरम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। पी क्यू आर, सी इसका सेंट्रोइड है, सी इसका केंद्रक है, और डी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। यानी ये लाइन अगर मैं मिलाऊंगा, आप पी से लेकर डी को मिलाओगे बेटा, मध्य बिंदु है मतलब मीडियन से मिल रही है। इसका मतलब ये पीडी एक मीडियन है क्या? आप कहना जी पी क्यू कितना था? 30, क्यू आर कितना था? 36। इस 36 को 18 में तोड़ दिया, ये बात भी तुमको पता है, प्यारे बच्चों। ये पी आर भी कितना है? 50। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं पहले लिख रहा हूं, तुमको पेपर में लिखना नहीं है। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इस मीडियन की बात कर रहा हूं, तो आजू बाजू की भुजाओं का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा मीडियन है पीडी का स्क्वायर, प्लस सामने वाली भुजा है दोस्तों 18। क्या मैं 18 का स्क्वायर लिख दूं? कई लोग करते हैं 36 का स्क्वायर करके बटा में 4 करते हैं। क्यों भाई, सीधा ही काम कर लो। आप ये बताओ पी क्यू का स्क्वायर कितना? 900 लिखूंगे, 900। पी आर का स्क्वायर कितना लिखूं? 2500। 2 गुणा पीडी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा आपको? आप कहोगे नहीं सर। 2500 और 900, 3400 में 2 का भाग दो, 1700। जो पीडी का स्क्वायर बनेगा वो 1700 माइनस 324 बनेगा। क्या 1700 में 300 घटाओगे 1400, यानी 1376 आना चाहिए, 1376 आना चाहिए पीडी का स्क्वायर। पीडी कितना आएगा? पीडी आएगा रूट में 1376। सर इसका रूट कैसे ज्ञात करें? मेरी बात समझना बेटा। एक तो रूट के अंदर 86 तो निकलेगा ही निकलेगा। सर आपको कैसे पता? ऑप्शन बता रहे हैं मुझे सारे, देखो ऑप्शन कह रहे हैं 86 86 86 86 है, तो रूट के अंदर 86 तो आना मैंडेटरी है। अच्छा 86 से कितनी बार कटेगा? तो मन में आ रहा है जी 6 बार कटेगा। मन में आ रहा है 6 बार कटेगा, कैसे पता? यूनिट डिजिट 6 देख लिया करो, कैलकुलेशन को आसान करने का काम किया करो बेटा। आपको पता है अगर मैं 86 गुणा 20 करूंगा तो ये तो 1700 के पार निकल जाएगा। नहीं, 86 गुणा 16 किया होगा, ये कॉमन सेंस तुमको बता रहा है। तो आप मुझे बताइए पीडी की वैल्यू कितनी? 4√86 आ गई। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहना सर मुझसे पीडी पूछा ही नहीं है, एग्जामिनर ने सीडी पूछा है। तो सीडी जो आएगा, सीडी क्या पीडी का 1/3 आएगा? पीडी बटा 3 ही तो आएगा, और सीडी का मान आपके सामने तुरंत काउंट हो गया, 4√86/3। ये बच्चों मीडियन को इस प्रकार ट्राई कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम को यूज करना आना चाहिए, अपोलोनियस थ्योरम के बारे में जानकारी आपको आनी चाहिए। ज्योमेट्री पूरी इस बात पे डिपेंड करती है, खुशी, ज्योमेट्री पूरी इस बात पे डिपेंड करती है। देखो कम से कम लिखकर बताऊं तुम्हें सवाल, ए बी का मतलब 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64 बराबर 2 गुणा
एडी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81/4 ऐसा बनेगा क्या, बताओ एक बार। पेपर में तुमको इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है बेटा। 100 का आधा 50 हो गया, एडी स्क्वायर का मतलब हो गया 50 माइनस 81/4। 200 में से 81 घटाओगे 119/4, एडी का मतलब आ गया रूट में 119/2। क्या तुमको डायरेक्ट इतना सा लिखकर सवाल करना आ रहा है क्या? और इसी सवाल को अगर मैं आपको 5 मिनट में सिखाता बच्चे, तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता, तो बताता कि ए बी कहां है, एसी कहां है, एडी कहां है, फिर मैं उस पर आपको थ्योरम लिख कर देता, थ्योरम से प्रूव करवाता। तो वो सब चीजें आप घर पे किया करो। जब घर पे पढ़ते हो ना सवाल, जब घर पे क्वेश्चन पढ़ते हो ना पहली बार, जब वेरी फर्स्ट टाइम आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो तुरंत आपके दिमाग में ना इसकी पूरी इमेज क्लियर होनी चाहिए, इसकी पूरी कहानी आपको पता लगनी चाहिए। लेकिन बाद में धीमे धीमे समय बचेगा और हम चीजों को तेज गति में कर पाएंगे। मेरे को तो ये लग रहा है दोस्त कि जितने सेशन आपके लाइव हैं उनमें ज्योमेट्री पूरी हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि अभी सर्किल की कहानी बाकी है। एक्चुअली मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, ऐसा। तो आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में जानकारी है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 गुणा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का मतलब 36 हो गया, ए सी का मतलब 64 हो गया, 2 गुणा एडी मुझे ज्ञात ही करना है, ये तो मेरा टास्क है। और बीडी का स्क्वायर 81/4 हो गया, ऐसा। ये 100 का आधा 50 हो गया, तो एडी स्क्वायर का मतलब बनेगा 50 माइनस 81/4। 200/4 माइनस 81 हो गया 119/4। तो एडी आ गया रूट में 119/2 कर दीजिए, काम खत्म। करेंगे बात बेटा, करेंगे बात। कितना बढ़िया सवाल है। नहीं कोई टफ नहीं है बेटा विलेन। क्वाड्रिलेटरल सारा ट्रायंगल से बनता है, 2 ट्रायंगल जोड़कर बनते हैं क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल के जितने कंसेप्ट है ना उनको ही अप्लाई करना है क्वाड्रिलेटरल में, कोई अलग बात नहीं है। अभी ये ज्योमेट्री का कोर्स बेटा जो चल रहा है ना, ये अपना मतलब आप ये मान के चलो कि प्लेटफॉर्म पे मैथ का आखिरी बैच होगा। इसको मैं और सेशन भी ऐड करवा दूंगा, पूरा तुम्हें करवा दूंगा। ये मैथ्स का अपना क्वांट का लास्ट बैच है, इसके बाद ओनली रीजनिंग के बैच आएंगे सारे, उसमें प्री वाले मेंस वाले, हाँ ये पूरा करवाएंगे बेटा, ये पूरा करवाएंगे। इसमें जितनी भी जानकारियां और बनती हैं और सब बातें बनती हैं वो सारी बेटा अपनी कंप्लीट होंगी, चिंता मत करो। मैं सेशन इसमें और भी ऐड करवा दूंगा। कहा तो था बेटा, एक्चुअली मैं बताऊं तुम्हें सही बात कहना कि प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, मैथ्स के बेटा मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, लेकिन रीजनिंग के एजुकेटर नहीं है। तो बार बार ये मतलब बात आ जाती है कि सर आप वो रीजनिंग का जो आवर्स हैं उनको ज्यादा कंज्यूम कीजिए, रीजनिंग में आप ज्यादा पढ़ाइए, कुछ और चीजें, कुछ और बातें भी रीजनिंग की कराइए, कुछ और बातें भी रीजनिंग की करवाओ। अब ऐसे में क्या होता है कि मतलब आप समझो बेटा, मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे जो हायर किया था ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए किया था, और मैं यूं ही अपने मन के लिए आपको बीच बीच में मैथ्स पढ़ाने लग गया। तो उसमें क्या होता है कि नहीं नहीं भाई साहब, कोई सपोर्ट की डिमांड नहीं करनी है, ये एक म्यूचुअल बात होती है यार। ऐसा थोड़ी है कि डिमांड करोगे, डिमांड से नहीं होता है बेटा। एक्चुअली रीजनिंग और मैथ्स 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो अभी क्या है ना, रीजनिंग क्या है बेटा, प्रीवियर और प्री और मेंस दोनों में आ रही है, प्री और मेंस ये दोनों में आ रही है। तो दोनों में अगर रीजनिंग का इस्तेमाल आ रहा है बच्चों, तो हमें उसमें कुछ टॉपिक और भी ऐड करने होंगे। लाइक मान लो बच्चों को पजल भी करवानी है, सिटिंग भी करवानी है, कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में बताना है, ये सारी चीजें कवर अप करवानी है। तो रीजनिंग का वेटेज क्या है, अब बढ़ गया, रीजनिंग का वेटेज बढ़ा, अब बढ़ा है ये पहले की बजाय। और आप पूरे चेक करो बेटा, पूरे प्लेटफॉर्म पे ना कोई और रीजनिंग का एजुकेटर नहीं है, रीजनिंग की सारी क्लास बेटा अपनी चलती हैं। तो हर एक बैच में मेरी क्लास होती है। तो कंपनी की भी डिमांड यही है कि आप दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, लेकिन रीजनिंग पे आपके कमिटमेंट के जो आवर्स हैं वो जाने चाहिए। तो वो मतलब मैं रीजनिंग पे देने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा मेरे पास और मतलब उनके कोर्स प्लान करने के बाद में, तो मैं मेंसुरेशन बेटा लास्ट आपके लिए करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन आपके लिए करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन वही ना बेटा, अब आप समझो कि हमारे साथ जो कंपनी का कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको फॉलो करना भी तो मैंडेटरी है, उसको फॉलो करना भी तो मैंडेटरी है ना बेटा, जरूरी है। हाँ यूट्यूब पे अपन फ्री हैं, यूट्यूब पे अपन आजाद हैं, उस पर अपन जो मर्जी करें, उस पर अपन जो मर्जी बेचें, उसमें अपन आजाद हैं, उसका अपन प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ट्रायंगल एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि डी आपका मध्य बिंदु है, ऐसा डी मध्य बिंदु है, तो बेटा इसका मतलब इनका रेशो 1:1 हो गया। और ये कह रहे हैं एडी एसी पर लंबवत है,
कई बच्चों को तो ये बात ही समझ नहीं आती है, एडी एसी पर लंब कैसे बन जाएगा। अरे ये लाइन एसी है, ये लाइन एडी है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है क्या? एडी और एसी पर लंबवत है, ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट बेटा बताओ इसका बन रहा है क्या? शुक्रिया बेटा हैप्पी, बहुत बहुत। दिल टूटा नहीं है बेटा, मैं भी कोशिश कर रहा हूं ना, मैंने थोड़ी किया है, मैं यूं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं रीजनिंग के 2 कोर्स लाऊंगा, एक सुबह का एक शाम का, क्योंकि आप समझो कि प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग की आवश्यकता ज्यादा हो गई है। प्री और मेंस दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग का वेटेज अब ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले नहीं था तो कंपनी की ओर से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, दोनों में करना पड़ेगा ना बेटा। सुनो क्या कहता है, एडी एसी पर लंब हो गया, ठीक है, तो इनमें देखो रिलेशन किसका बनाना है आपको, एबी एसी और एडी का रिलेशन बनाना है। एडी मतलब भुजाओं का रिलेशन बनाना है, एबी का, बीसी का, एसी का। अपोलोनियस थ्योरम आपको ये कहते हैं कि एबी का स्क्वायर प्लस एबी का एसी का स्क्वायर 2 गुणा एडी का स्क्वायर प्लस इसको बीसी का स्क्वायर बटा 4 कह दूं क्या? अरे बोलो, ये बात तुम्हें पता है अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, तुम जानते हैं? लेकिन आप समझ रहे हो, ऑप्शन में एडी का मामला ही नहीं है, ऑप्शन में एडी का कोई केस नहीं है। अगर ऑप्शन में एडी का केस नहीं है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है, एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल ए पर 90 डिग्री का कौन है, ए डी सी दिख रहा है। डीसी इसमें एज अ हाइपोटेनियस काम करेगा, ये परपेंडिकुलर और बेस की तरह काम कर सकते हैं, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम क्यों कर रहे हो सर? ये काम मैं अपनी इस इक्वेशन में से एक्चुअली एडी को गायब करना चाह रहा हूं, मैं अपने सवाल में से एडी को बच्चे गायब करना चाह रहा हूं, मेरे को एडी नहीं चाहिए। तो क्या मैं एडी को सीडी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो 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 बोलो, क्या मैं बच्चों एडी के स्क्वायर को हाइपोटेनियस माइनस एसी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लेकिन गुरुजी सवाल में तो सीडी भी नहीं है, आप गलत कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूं सीडी नहीं है, क्या मैं सीडी को अपनी मर्जी से बीसी बटा 2 करूंगा तो बीसी बटा 4 हो जाएगा ना? ये जब स्क्वायर करूंगा तो ये बीसी बटा 4 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, अगर आप अपने सवाल को ढंग से बनाना चाहते हैं। ये एडी का मतलब क्या होगा, बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4 हो गया। सिद्धार्थ तुम्हारा कल का सवाल है ये, कल तुमने मुझसे लगभग सेम सवाल पूछा था, लगभग सेम प्रकार की बात पूछी थी बराबर। अगर दोस्तों बीसी बटा 4 जुड़ेगा तो ये बीसी स्क्वायर बटा 2 बन जाएगा और ये माइनस का एसी स्क्वायर भी हो जाएगा। जरा 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। हालांकि ऐसा तुम्हें एक एक स्टेप लिखने की नीड नहीं होती, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक एक स्टेप लिखकर भी आप सवाल को इस टाइप में कर सकते हैं। 2 एसी को इधर ले आओ तो बन जाएगा 3 एसी का स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बढ़िया सवाल है ना ये? यानी ये क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से आना चाहिए, ये सवाल आपको 2 प्रकार से आना चाहिए कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आना चाहिए और अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है उसका यूज करना भी आना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको अगला एक बता रहा हूं कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को लेकर मिस्टर झटका जी बहुत चिंता में थे। वो कह रहे थे सर बाकी सारी बात तो जायज है, ये नहीं आता। कोई बात नहीं, मीडियन की कभी आपको लंबाई दी हो, मीडियन की लंबाई से एरिया ज्ञात करना, एरिया ज्ञात करना। भूपेंद्र भैया ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कह रहे बीसी बटा 2 कैसे आ गया? अरे मेरे भाई ये बीडी जो है, बीडी ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि एडी इसकी मीडियन थी। तो मैं बीडी को भी बीसी बटे 2 लिख सकता हूं, मैं सीडी को भी बीसी बटे 2 लिख सकता हूं, बस चेक करना है। सुनो बेटा, अगर तुम्हारे सामने कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी एनी हाउ ट्रायंगल, मीडियन की लेंथ अगर दे दी जाए ना तो आप उससे अपने ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? जरा एक बार कंसेप्चुअल सिखा दूं या फॉर्मूला रटवाऊं बेटा? फॉर्मूला रटना चाहते हो या ये मतलब कैसे फॉर्मूला बनता है ये बताऊं तुम्हें? कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्चुअल। कंसेप्ट के लिए तंत्रिका तंत्र थोड़ा खोल के रखिएगा, तंत्रिका तंत्र थोड़ा खोल के रखिएगा। एक्सप्लेन कर देता हूं सारी बात, और ऐसा तो तुम्हें कोई एक्सप्लेन करके बताएगा ही नहीं। 9वीं क्लास में भी हमें हमारे स्कूल के मास्टर ने बताया नहीं था, वो भी इन जानकारियों को खा गया था।
दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर मैं एक ट्रायंगल में तीनों मीडियंस को मिला दूं, ये वाली मीडियन है, इसकी लंबाई आप m1 मान लो, ये वाली मीडियन है, इसकी लंबाई को m2 मान लो, इसकी लंबाई को m3 मान लो ये a, ये e और ये f पर मिलती है। क्या आप ये जानते हैं क्या, ये जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, इन सबका एरिया बराबर है, इन सबका एरिया बराबर है। सर अगर कभी ट्रायंगल का एरिया पूछे और मीडियन का मान दिया हो तो ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चलना पड़ेगा, और कंसेप्ट मुझे ये कहता है बच्चे कि एक बार ना देखो, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट जी है, इसका नाम सेंट्रोइड है। एक बार तुम एक काम करो बेटा, एक बार तुम एक काम करो, इस लाइन बीजी के पैरेलल, बीजी के समांतर एक लाइन यहां बना दो, ऐसी बीजी के पैरेलल एक लाइन मैंने बना दी है, और एक मैंने जीसी के समांतर भी एक लाइन बना दी है। थोड़ा डायग्राम ऐसे उक चुक हो सकता है, आप चिंता मत करना, आप भाव को समझना मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं। जीसी के समांतर भी मैंने एक लाइन बना दी है, और यहां से मैंने एक लाइन दोस्तों बीजी के पैरेलल भी बना दी है। तो ये मान लीजिए बाहर जाकर पॉइंट एच पर मिलती हैं, एच पर मिलती है। एच कोई ऑर्थो सेंटर नहीं है, वैसे ही मैंने मान लिया। बच्चों मैंने आपको एक बात बोली है कि बी एच जो है ना वो मैंने पैरेलल बनाई है जीसी के, और एच सी जो बनाई है ना वो पैरेलल बनाई है मैंने किसके? बीसी के। और आगे बढ़ाकर एक बार इसको भी मिला दीजिए, आगे बढ़ाकर एक बार इसको भी मिला दीजिए, बन गया। अब मैं देख रहा हूं बेटा, एक होता है पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है? तो आप कहना सर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और आमने सामने की भुजाओं में वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। ए बी सी डी। क्या बच्चों इसमें ए बी सी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है? इक्वल आनी मैंडेटरी है। एडी बीसी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है, समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि समांतर चतुर्भुज में जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल होते हैं ना बेटा, ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमेशा किसी भी समांतर चतुर्भुज की बात कर लेना, उसके जो दोनों विकर्ण बनेंगे वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे। और ये 4 छोटे छोटे जो ट्रायंगल बनते हैं ना, इन चारों का एरिया भी आपस में इक्वल होता है, इन चारों का एरिया भी आपस में इक्वल होता है, चारों का एरिया भी आपस में समान होता है। ये पैरेललोग्राम की एक नॉर्मल सी थ्योरम है। तो मैं अपने सवाल पे लौट कर आता हूं, मेरी तिरछी निगाहें केवल और केवल इस बी जी एच और सी को निहार रही हैं। मैं केवल इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, ऐसा। क्या बच्चों इस पैरेललोग्राम में आपको दिख रहा है ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट कर रहे होंगे, सब कुछ बातें आपको पता लग गई, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। इन दोनों का एरिया भी एक ही बनेगा, क्योंकि भैया समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। कोई व्यक्ति मुझे आप में से ये बता सकता है क्या कि जी सी की लंबाई कितनी होगी? जीसी की लंबाई, तो आप कहना सर हाँ मुझे पता है, जीसी की लंबाई होगी वो 2/3 m3 होगा। जीसी की लंबाई है ना वो 2/3 m3 होगा, तो बी एच की लंबाई भी 2/3 m3 हो गई क्या? जीसी की लंबाई भी 2/3 m3 हो गई। अच्छा ये जो लाइन है आपके सामने, ये जो लाइन है बीजी, बेटा ये जो बीजी लाइन है बीजी, क्या तुम बीजी की मुझे लंबाई बता सकते हो? बीजी की लंबाई कह सकते हो क्या? आप कहना सर ये 2/3 m2 होगी, 2/3 m2 होगी, 2/3 m2 होगी, 2/3 m2 होगी। अच्छा तुम्हें जीडी की लंबाई भी पता है क्या? जीडी की, जीडी ये वाला, ये 1/3 m1 होगी, 1/3 m1। मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज में डायगोनल एक दूसरे को इक्वल 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो जितनी लंबाई जीडी की है उतनी लंबाई डीएच की भी होगी। यानी अगर मैं आपसे जीएच की लंबाई पूछ लूं, ये 2/3 m1 हो गई। फिर दोस्तों मेरे सामने एक ऐसा ट्रायंगल बन गया,
मेरे सामने एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल को गौर से देख लेना, BGH। इसकी लंबाई है 2/3 M2, इसकी लंबाई है 2 BH ना, BH, अच्छा, इसकी लंबाई भी 2/3 M3 है, और GH की लंबाई भी है 2/3 M1। क्या बताओ जी, सब लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या? 2/3 का खेला कैसे चल रहा है? प्यारे बच्चों, यूनिट की अगर मैं बात करूं ना, यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो इस BGH का एरिया आ रहा है 2 यूनिट। देखो, इसका एक और एक कितना आ रहा है? 2। ट्राइंगल ABC का एरिया आ रहा है 6 यूनिट, इसका एरिया आ रहा है 2 यूनिट। ट्राइंगल ABC का एरिया बन रहा है 6 यूनिट। अगर कोई इसका 3 से गुणा कर दे तो क्या ये ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा भाई। इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 यूनिट आएगी। और अगर दोस्तों, अगर ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए वो 6 यूनिट है, तो 3 गुना करके बनेगा। लेकिन आपने कहा सर मीडियन का 2/3 काहे घसीट रहे हो, काहे घसीट रहे हो? सुनिएगा, मेरे पास 2 अलग अलग ट्राइंगल बनाता हूं, मेरे पास 2 अलग अलग ट्राइंगल बनाता हूं बेटा। लाइन कहां गई? लाइन ये रही। अगर मैं आपके पास 2 अलग अलग ट्राइंगल बनाऊं बेटा, इसकी ये वाली साइड M1 है, इसकी ये वाली साइड M2 है, इसकी ये वाली साइड M3 है, इसकी ये साइड 2/3 M1 है, इसकी ये साइड 2/3 M2 है, इसकी ये साइड 2/3 M3 है। क्या बच्चों संगत भुजाओं का रेशो समान आ रहा है? तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे? क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे? संगत भुजाओं का अनुपात बेटा, इस ट्रायंगल में भुजा 1 है, इसकी भुजा 2/3 है। संगत भुजाओं का अनुपात 1 और 2/3 आ रहा है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। तो आप ये बताओ, मैं इस अनुपात को 3:2 लिख सकता हूं? हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात है, साइड का रेशो ये है। तो आप बताओ बेटा, इनका जो एरिया बनेगा, इनका एरिया क्या ये 9/4 आएगा? अगर संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो एरिया का अनुपात 9:4 बनेगा। अगर दोस्तों मैं तुम्हें कहता हूं इस वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 9 बनेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए तुम्हें 4/9 से गुणा करना पड़ेगा। इस वाले का एरिया अगर 4 है, इसका एरिया 9 है, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए 4/9 से गुणा करना पड़ेगा। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये ट्रायंगल नहीं मानना चाहता, मैं फ्यूचर में ये ट्रायंगल मानना चाहता हूं जिसकी साइड M1 हो, M2 हो, M3 हो। तो इसका ऊपर वाले का जितना भी एरिया आ रहा था, ऊपर वाले का जितना भी एरिया आ रहा था, ऊपर वाले का जितना भी एरिया आ रहा था, क्या उस वाले एरिया का और इस वाले एरिया का रेशो समझ में आ गया तुम्हें? उस ऊपर वाले का गुणा 4/9 करोगे, अरे इसका गुणा 4/9 करोगे तो ये बनेगा। इसका गुणा 4/9 करोगे तो ये बनेगा। और इसका गुणा अगर 3 से करोगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया बनेगा। इसका मतलब 9 और 3 कट जाते हैं। कंक्लूजन ये निकल कर आ जाता है कि मीडियन से एक ट्रायंगल बना लो, मीडियन से एक ट्रायंगल बना लो, उस ट्रायंगल का 4/3 कर दो तो ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाता है। ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाता है। अब बताओ समझ में आया कि कैसे ड्राइव होता है ये इतनी बड़ी कहानी पेपर में नहीं बतानी है, एग्जामिनर के सामने साबित थोड़ी करके आनी है कि हमने 4/3 को इस प्रकार लेके, इस डिटेल में लेके इस प्रकार किया था। नहीं, फ्यूचर में कोई सवाल तुम्हारे सामने आए, तुम देखना कि सर माध्यिकाओं की लंबाई दे रहा है, तो आप एक काम करो, एक ऐसा ट्रायंगल अपने माइंड में एज्यूम कर लो जिसकी साइड क्या क्या है? साइड है 24 है, 45 है और 51 है। ये मीडियंस है, मीडियंस। मैं इन मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये मीडियन एक ट्रायंगल बना रही है। 3/4 से नहीं करना पड़ेगा झटका, 4/3 से करना पड़ेगा। अभी अभी तो बताया है, तेरे को बात समझ में क्यों नहीं आती है? 4/3 से बताया है, फिर तू कहता है मेरे को समझ नहीं आता है, मेरे डाउट नहीं लेते हो। क्या बताऊं तुम्हें, आंसू आ जाएंगे मेरे। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आपने कहा तीनों को जोड़ेंगे, 24 और 51 75 और 45 120 का आधा हो गया 60। क्या सेमी पेरीमीटर आपका 60 आना चाहिए? क्या सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपके सामने 60 आनी चाहिए क्या? आपने कहा देखो इसका तरीका तुम्हें और बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, आराम चलूंगा। एक बार की बात बता रहा हूं तुम्हें। 60 है, S-A करोगे, S-B करोगे, S-C करोगे, ये बन गया
15 60 900 यानी कि बाहर आ गया 23 गुणा 3 गुणा 6 540 इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। लेकिन ट्रायंगल एबीसी का चाहिए तो लगे हाथ इसका 4/3 भी कर दें तो आपने कहा सर 180 से कटेगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये है दोस्तों आम जिंदगी। अब मैं तुम्हें बढ़िया बात बता रहा हूं, माध्यिकाओं की लंबाई कितनी है? 24 45 51। क्या तुम्हें इसमें कोई ट्रिपलेट दिख रहा है क्या? ट्रिपलेट 3 गुणा देखो ना बेटा, 8 15 17। 51 को देखकर तुम्हें 17 समझ में आना चाहिए। तुम्हें 51 को देखकर 17 समझ में आना चाहिए। 8 15 17 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है ना बेटा? सबका 3 3 से गुणा कर रहा है ना? इसका मतलब ये जो आपको साइड दी गई है ना, ये एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। मैं तो इसको एक ट्रायंगल ही मान लेता हूं, मैं तो इसको एक ट्रायंगल ही मान लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, और लास्ट में इसका 4/3 भी तो करना पड़ेगा। लास्ट में इसका 4/3 भी तो करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 45 चौका 180 गुणा 4 720। केवल इतना सा लिखकर उत्तर बन जाएगा। हीरोन्स का फॉर्मूला भी लगाने की नीड नहीं है अगर तुम्हें ट्रिपलेट नजर आ जाते हैं तो। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे 4/9 और 9/4 में कंफ्यूजन है। मैं कहता हूं तुम्हें 4/9 9/4 करना ही नहीं है। तुम्हें 4/9 9/4 करना ही नहीं है, तुम्हें तो 4/3 करना है खाली, बस। ये सब बातों पे तुमको जाना ही नहीं है। तुम पेपर थोड़ी ये 2/3 2/3 4/9 ये सब काट पीट के मचाओगे। तुम्हें 4/3 चाहिए। 13 14 15 84 21 21 से कटोगे 7 28 आंसर आ गया बेटा। जितना समय मैंने इस सवाल को करने में लगाया है ना, इतना ही समय तुम्हें पेपर में लगाना है दोस्तों। मैं तुम्हें एक स्पेशल बात बता रहा हूं। हाँ समीम, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। कल तुमने एक 13 14 15 का ट्रायंगल किया था, ये बड़ा स्पेशल है बच्चों। 13 14 15 एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट स्क्वायर आता है, ये हमने कल किया था, याद है? इसको अपने हीरो से, ये आप याद ही कर लेना। 13 14 15 कभी दिखेगा, 13 14 15 कभी दिखेगा, 13 14 15 दिखेगा, तो एरिया 84 आएगा। कैसे आएगा अब डिटेल में जाने की नीड नहीं है। सेमी पेरीमीटर 21 आया था, 21 के अंदर रूट में आपने 21 गुणा 8 लिया था, 21 गुणा 7 लिया था, 21 गुणा 6 लिया था, काट पीट के आतंक बचाकर 84 आंसर आ गया था। ये काम मत करना, हो गया? अब अगर मैं अपनी साइड 6.5 और 7 और 7.5 लूं, मुझे बताओ एक बार, मुझे बताओ एक बार, अगर मैं साइड ये वाली मान लूं, अगर मैं भुजाएं ये वाली मान लूं, तो इसका मतलब साइड आपने आधी कर दी तो एरिया 1/4 होगा ना? अरे साइड अगर तुम हाफ कर रहे हो तो एरिया 1/4 होगा ना? इसका एरिया 21 बनेगा ना? तो ये सवाल आपका बिना पेन उठाए हो गया था। एक्चुअली ये 13 का हाफ है, ये 7 है, यहां पे 7, ये 14 का हाफ है, ये 15 का हाफ है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया बनेगा मीडियन वाले ट्रायंगल का, मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया बनेगा 21। और इसका मुझे अगर ट्रायंगल एबीसी का ज्ञात करना है तो मैं 28 उत्तर करके आ जाऊंगा। किसी को बताऊंगा भी नहीं क्यों आया आंसर। कोई पूछेगा तो बताऊंगा भी नहीं क्यों आया, मैं कह दूंगा कि बस मुझे पता है, आता है बस। लोग कहेंगे कि 9/4 नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहूंगा भूल जाओ, 9/4 को भूल जाओ। ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात कर दीजिए बेटा। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई भुजाओं पर मध्य बिंदु बनाए हैं। ट्रायंगल का नाम दे लीजिए ए बी सी। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? डी। और एसी का मध्य बिंदु क्या है? ए डी को बनाया आपने एडी, एडी बनेगा ये वाला, बीई बनेगा ये वाला, ये वाला। तो एडी आपको दिया हुआ है 10.8,
बीई आपको दिया हुआ है 14.4। एक बात बताओ मुझे, एडी और बीई समकोण पर काटते हैं। मैं कहता हूं जो मीडियन वाला ट्रायंगल बनेगा, मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है? सवाल क्या तुमको सवाल ये कह रहा है क्या कि मीडियन का जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? भाई एडी भी मैं एक मीडियन कह रहा हूं, बीई भी मैं एक मीडियन कह रहा हूं। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 100% गारंटी के साथ लिखित में ले लो, राइट एंगल पर काटती हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज और ये चीज को देखो, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो एक बार पॉइंट को तो उड़ा दो, पॉइंट को तो काट दो। ये दोनों किसके मल्टीपल हैं? 18 के, 12 के। 12 से बड़ा नहीं है कोई, 12 से बड़ा मल्टीपल नहीं है। 18 के है ना, 18 के भी है। 18 से काटूंगा ये 6 और ये 8 है, इसका मतलब तीसरी साइड 10 रही होगी। अरे 36 से काट लो तो और भी बढ़िया बात है, 36 से काट लो तो और भी बढ़िया बात है। 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पांजा 180 आ जाएगा। इसका जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो 18 आएगा, उससे मतलब नहीं है। आप मुझे इतनी सी बात बताना, इसका मतलब ये 3 का इंडिकेटर है, ये 4 का, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस आए होंगे क्या? ये अगर मैं तुमको कभी कहता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो भुजाएं 3 और 4 हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो भुजाएं 3 और 4 हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा, तो ये बातें ऐसी बनी होंगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। पर मेरे को तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो 4/3 तुम्हें लास्ट में और करना पड़ेगा। 4/3 तुम्हें लास्ट में और करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 1.8 बार कटेगा। 18 छिका 108 ही होता है क्या? 18 छिका 108 ही होता है क्या? और अगर मैं इन चीजों का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौक 16, 48, लास्ट में 8 आएगा, 2 स्थान के बाद पॉइंट आएगा, उत्तर सवाल का डी बनेगा। लास्ट में 2 स्थान के बाद में पॉइंट आएगा, यूनिट डिजिट 8 बनेगा। हो ना हो काट के सवाल का उत्तर क्या आना चाहिए पता लग गया। योर राइट आंसर विल बी 100%, 103.68। इसमें 4/3 जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है सिद्धार्थ बेटा, कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर सही चाहिए, अगर सही उत्तर ज्ञात करने की तलाश है, तो ये मैंडेटरी है। और आपको उत्तर ज्ञात करना है बस, सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई आवश्यक नहीं है, फिर कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको उत्तर गलत ज्ञात करना है, फिर आप ये 10.8 की जगह ना 16.4 भी कर सकते हो, इसकी जगह पे 22.3 भी कर सकते हो। कितनी बार तो आपको बता दिया, साबित कर करके बता दिया भाई कि मीडियन से ट्रायंगल बनाओगे, मीडियन से ट्रायंगल बनाओगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। हाँ अनुराग सुनिएगा, ये दोनों मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती है। सही। एडी की लंबाई 10.8 थी, एडी की लंबाई 10.8 थी, तो ये वाली 3.6 और ये वाली 7.2 बनेगी क्या? ये वाली बताओ, ये वाली बात यही तो बनेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है बीडी बीजी एबीसी, बीई पूरा 14.4 था, 14.4 था, इसका मतलब इसका 1/3 करोगे 38, तो ये वाला 7.6 और ये 3.8 है क्या? नहीं 38 नहीं यार, कितनी बार कटेगा ये? 3 से काटोगे 3 चौक 12, 4.8, तो ये 9.6 हो गया, ये 4.8 हो गया। तो अगर आप ये ट्रायंगल बीजीडी का एरिया निकालोगे ना, बीजीडी का ट्रायंगल बीजीडी का एरिया निकालोगे, बीजीडी का एरिया क्या बनेगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 9.6 गुना 3.6, और लास्ट में इसका तुम्हें 6 गुना करना पड़ेगा। लास्ट में तुम्हें इसका 6 गुना करना पड़ेगा, लास्ट में तुम्हें इसको 6 गुना करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा एक बात मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूं, तो मेरी बात को समझना। ये 9.6 जो था, ये एक्चुअली क्या है? ये 14.4 का 2/3 तो है, ये 14.4 का 2/3 तो है। मैं इसको 14.4 का 2/3 कह दूं। ये 3.6 क्या है? ये 3.6 क्या है दोस्तों? ये 3.6 ना 10.8 का 1/3 है, 1/3 यही तो है। एक बार इस 2 से इस 2 को काट दो,
समझ में? एक बार ये 2 से काटोगे 4, 2 से मत काटो, इसे ऐसे रहने दो, 3 से काट दो। तो कुल मिलाकर एक बात बताओ, मैंने भी तो यही काम करा था ना, या एक काम करो ना, थोड़ा सा इजी और करते हैं, अपन 2 से 2 को नहीं काटते, इसको अपन से ये काटते हैं। तो मैंने भी तो यही किया था, 1/2 ये रहा, 10.8 ये रहा, 14.4 ये रहा, और ये देखो 4/3, ये 4/3 सेम है। बात वही है ना, तुमने कहानी तो सेम पकड़ ली है, लेकिन आप पेपर में जो चीज जल्दी स्ट्राइक कर पाए, जो आपके दिमाग में जल्दी आ जाए, वो लगा दीजिए। और अगर कभी ट्रिपलेट दिखते हैं ना, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट दिखते ही आपके मन में लड्डू फूट जाना चाहिए। बीजीडी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? आपको लिखा है ना कि एडी और बीई समकोण पर काटते हैं, ये एडी है बीई है, आपस में समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे काटते हैं। मेंशन है समन भाई, क्वेश्चन देखिएगा, साफ साफ लिख के दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अरे 180 माइनस 90 क्यों करेगा, सीधा ही 90 कर ले, ये सारे साइड में 90 होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। दो भुजाएं अगर 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनके सारे एंगल 90 होंगे। मैं कहता हूं ये 90 पे कटता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तुम इस ऊपर वाले ट्रायंगल को भी पकड़ सकते हो, इससे भी उत्तर सेम बनेगा। इस ऊपर वाले ट्रायंगल को पकड़ सकते हो, इससे भी उत्तर सेम बनेगा। तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना, बात एक ही। हाँ देखो, प्रभु कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण, अरे वाह, तुम बड़े सियाने हो गए। 9, 20.5, वाह, इसका मतलब ये हो गया, तुम्हें एग्जामिनर ने तीसरी माध्यिका की लंबाई नहीं बताई। तीसरी माध्यिका की लंबाई अगर बताता, तीसरी माध्यिका की लंबाई अगर बताता, फिर तो मैं सवाल इजीली कर पाता, पर इसने तो तीसरी माध्यिका की लंबाई बताई नहीं। 9, 9, 18, 20.5, 20.5। ठीक है, आप मुझे बताइए, अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे बन गए हो, तुम्हें गणित ऐसी समझ में आने लगी है जैसी गणित के मास्टर को भी नहीं आती है। बेटा एक तुम्हारे सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हिंदी में इसे बोलते हैं समद्विबाहु। तो क्या आप ये बात जानते हैं क्या कि अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। अब मैं आपको ये कहता हूं, अगर दो भुजाएं बराबर है ना, तो इन पर बनने वाला हर एक संगत चीज बराबर ही बनेगा। कैसे? ये स्केलन थोड़ी, अरे बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसका सब कुछ बराबर होगा, इसका मीडियन भी इसकी मीडियन के बराबर होगी, इसका परपेंडिकुलर भी इसके बराबर होगा, ये सब कुछ मतलब बराबर होगा। इन साइड को आप अलग अलग नहीं मान सकते। तो ये कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे ट्रायंगल में आपने किया था ना कि ट्रायंगल की कोई एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी और अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी, डिफरेंस से बड़ी होती है, ये सेम बात मीडियन में भी लागू होती है। ये मैंने आपको बताया, मीडियन कभी भी होगी ना, वो अन्य दो मीडियन के योग से बड़ी, माफ कीजिएगा, अन्य दो मीडियन के योग से छोटी और अन्य दो मीडियन के योग से डिफरेंस से बड़ी होती है। कारण कारण जो इनने अभी भी किया था कि मीडियन से भी ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया निकालने के लिए अपने मीडियन वाले ट्रायंगल का तो यूज किया था। मीडियन में भी तो सेम कंसेप्ट काम करता है, मीडियन में भी तो सेम कंसेप्ट काम करता है। तो यहां मुझे समद्विबाहु ट्रायंगल में दो मीडियन दी गई है, एक 9, एक 20.5। तीसरी मीडियन जो आएगी बेटा, वो एक मीडियन के इक्वल आएगी, या तो इसके इक्वल आएगी या इसके इक्वल आएगी। भाई समद्विबाहु है तो कोई दो मीडियन तो बराबर होंगी। आपने कहा तीसरी मीडियन को 9 मान लेता हूं, तीसरी मीडियन को 9 मान लेता हूं, मैंने कहा गलत बात। क्यों? क्योंकि दो मीडियन का योग हमेशा तीसरी मीडियन से बड़ा होना चाहिए, दो मीडियन का योग हमेशा तीसरी मीडियन से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आपने समझा, इसका मतलब आपने समझा, तीसरी मीडियन 9 नहीं हो सकती, तीसरी मीडियन 20.5 आएगी, तीसरी मीडियन 20.5 आएगी। ये बात सेटिस्फाइड हो गई। मैं मीडियन से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं मीडियन से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडियन का ट्रायंगल बना रहा हूं, मीडियन का। तो मीडियन का ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ऐसा बनेगा दोस्तों? अरे बोलो। सामने वाली भुजा पर आप ऐसे अगर बनाओगे परपेंडिकुलर, तो दो पूरे पूरे भाग करेगा क्या?
आपने कहा सर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये साइड है 21, ये 9, तो ये 20 का आधा आएगी 10, ये आएगी 10। ट्रिपलेट याद है ना, 20 9 नहीं 40 9 41 का, माफ कीजिएगा 40 9 41, 40 9 41 का ट्रिपलेट याद है, 40 9 41, 40 9 41, ये अपन ने ज्ञात कर लिया 20, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो इस मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका 4/3 करोगे तो ही तो पूरा एरिया आएगा। 3 से काटना 3 बार कटेगा, 2 से काटना 2 बार कटेगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर बनेगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। 10 नंबर तक की बात पूरी हो गई है, 10 नंबर तक के सवाल पढ़ लिए हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? चलिए, तो फ्यूचर में आपको कोई भी 2 मीडियन दी जाएं तो चेक करना आपके लिए आवश्यक है। समय है 5 मिनट के ब्रेक का, इसे समझिए, निचोड़िएगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं तो आगे बात करते हैं। शुक्रिया। ज्योमेट्री का पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा? कोशिश तो आएगा बेटा। अनअकैडमी का वर्किंग कल्चर पहले से बहुत चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि बैच बना के सबमिट करते हाथों हाथ, उसमें लाइव हो जाता। आजकल बैच को लाइव करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर आ गया है कि जो ऊपर टीम बैठती है वो लोग डिस्कस करते हैं पहले कि इस बैच में क्या है, कितने कंटेंट हैं,
क्या इसमें चीजें हैं, क्या इसमें टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्या इन बच्चों के लिए यूजफुल होगा, ये नहीं होगा, ये सब होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। हाँ भाई सुख सागर, हमारी कोशिश जो भी है, कई चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं बेटा, अब समय के साथ साथ बदल जाते हैं। क्या है, ए बी, दो माध्यिकाएं एक दूसरे को, बीडी और सीई, एक बीडी है एक सीई है। हाँ बेटा, सेंट्रोइड ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक है। बीडी और सीई एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ए बी 22 है, एसी 19 है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। 484 और 361, 484 और 361, 5 8 से 14 का मतलब 1, और ये आपके हिसाब से बन गया 845। डेटा सही दिया है क्या? ए बी दिया 22, 484 और एसी दिया 19, 361, 5 8 14 का 1 आंसर 845। 5 से अगर भाग दूंगा, 5 एकम 5, 3 4, 5 30, 169, तेरा आंसर हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिएगा, पहले इससे आप एक कंसेप्ट समझिएगा। ऐसा कुछ नहीं है यश कि उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, रीजनिंग तो अपना पेट सब्जेक्ट है ही, लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस में कोई खास फर्क नहीं है। बस इतना है कि एडवांस में ना टॉपिक लेंथी बहुत है, और जब बच्चे क्लास को बीच में ज्वाइन करते हैं ना, बीच में ज्वाइन करते हैं, तब बड़ी समस्या होती है। ये लिखना आप, व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जब दो माध्यिकाएं, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें। जब किसी ट्रायंगल में ना दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं बेटा, और मैं ट्रायंगल कुछ ऐसा मान लूं आपके लिए, ऐसा ट्रायंगल ये वाला टेढ़ा मेढ़ा सा, ए बी सी, मैंने जो मीडियन बनाई है, मीडियन है एक तो बनाई है बीडी बीसी, सॉरी एसी लाइन की, एक ए बी लाइन की, इसका नाम बीई दे दीजिए, इसका नाम सी एफ दे दीजिए, और ये मान लो जी पर एक दूसरे को काटती हैं, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को काटती हैं। तो यहां बच्चों एक बात समझना, आपने मीडियन कौन कौन सी लाइन की बनाई है, तो आपने कहना ए बी और एसी की मीडियन बनाई है। बच्चों इन दोनों का स्क्वायर करोगे ना, तो ये 5 बीसी स्क्वायर के बराबर आता है। अगर कभी आप दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में दो मीडियन बनाओगे, बीई और सीएफ, और ये 90 डिग्री पर काटती है ना, तो ए बी स्क्वायर और एसी स्क्वायर का जो जोड़, जिनकी आपने मीडियन बनाई है, सुनना बेटा, जिन भुजाओं की आपने मीडियन बनाई है उनका स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा। जिनकी तुमने मीडियन बनाई है उनके स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर आएगा। क्लियर है ये बात? लिख लोगे इसको आप? अच्छा, एक सेकंड में फटाफट से देख लो ऐसा क्यों हुआ बेटा। ये जो बीई लाइन है, बीई, क्या तुम्हें पता है इसका रेशो 2x और x होगा? रेशो दोनों दो की बनेगा, मुझे मेजरमेंट नहीं पता। अगर ये वाली लाइन 2y है तो ये लाइन y बनेगी क्या? अरे क्या तुम्हें ये बात पता है? सबसे पहले, और ये जो लाइन है बेटा, ये मिड पॉइंट था, ये एफ बी को, क्या मैं एफ बी को अपनी मर्जी से एफ बी को ए बी बटा 2 कह दूं, और इस लाइन को मैं ए सी बटा 2 कह देता हूं। अब ये बताओ, ये सारे एंगल 90-90 डिग्री के हैं ना, कोई एक थोड़ी 90 का है, सारे 90 के हैं। तो अपने देखो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ के चलते हैं। पहले मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो मैंने डार्क किया ना, ये वाला। इसमें हाइपोटेनियस कौन होगा? ये वाला 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो आप कहना सर इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर होगा ये ए बी स्क्वायर बटे 4 होगा। क्या ऐसा होगा? इधर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, इधर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, इसको। ये पता है क्या कहता? 4y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो होगा ना, ये भाई साहब ए सी स्क्वायर बटा 4 होगा। सही है? अरे बात समझ में आ रही है क्या?
तीसरी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे, अगर बेटा तीसरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे उसको भी बताऊंगा। पहले एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 4x और x, ये तो हो गया 5x स्क्वायर और 5y स्क्वायर बन गया क्या दोस्तों 4, इनका एलसीएम लेकर AB प्लस AC का स्क्वायर बटा में 4 लिख दूं क्या? तुम्हें एक छोटी सी बात ये दिख रही है BGC, कि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहना गुरुजी इसका स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, ये बराबर आएगा BC के स्क्वायर के। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं। इस 4 का इधर गुणा करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 5 के गुणा में 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या बन गया? कंक्लूजन बन गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। जिन दोनों भुजाओं के मीडियन बना रहे हो, जिन दोनों साइड के मीडियन बना रहे हो, उनका स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये केवल तभी होगा जब 90 डिग्री पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं तब। दो ट्रायंगल हैं बच्चों BD और CE, मैंने अभी अभी बताया। AB का मान कितना है 12। अब मैं डायग्राम बनाने का इच्छुक नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हें अभी अभी ये बात समझा चुका हूं। ये बात 5BC स्क्वायर के बराबर आती है। नियम पता है तो सवाल 10 सेकंड का भी नहीं है। 19 का स्क्वायर 361 बनेगा, 5BC का स्क्वायर बनेगा। BC का जो स्क्वायर बनेगा ये इनका जोड़ आया था 845 बटा 845 आया था ना, हाँ 5 काटोगे तो 169 टाइम कटेगा। एक कहानी और देख लो बेटा। अच्छा इसमें ही आप मुझे एक बात बताना, इसी फॉर्मूले में फोन पे खून पी लेते हैं। अच्छा बेटा ये ट्रायंगल तो आपने देख लिया। अब आपने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। एक बात मान लो, अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता, AB और AC का मान अगर मान लो इक्वल ही हो जाता, होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC का मान दोस्तों इक्वल बन जाता। ये वाली साइड भी मान लो x होती, ये साइड भी x होती, जो भी है AB को मान लो। तो ये इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 2AB का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। AB AB जुड़ेगा, AB AB जुड़ेगा। तो यहां से मैं तुम्हें यह भी तो कह सकता हूं कि AB स्क्वायर का और BC स्क्वायर का रेशो बनेगा 2/5 बनेगा। अरे AB का मतलब मैंने कौन सी भुजा ली है? जो समान भुजाएं दोनों में, जो समान भुजाएं और जो असमान भुजाएं उनमें, जो समान भुजाएं और जो असमान भुजाएं उनमें, ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। AB माफ कीजिएगा 5/2, अरे 5/2 5/2 कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट में एक नियम लिख देता हूं, कहीं बाद में भूल नहीं जाओ। यदि किसी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल समान, सॉरी आइसोसेलेस में क्या थे माध्यिकाएं, मीडियन, दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो क्या होगा? तो समान भुजाएं जो भी हैं उनका स्क्वायर और असमान भुजा जो भी है उसका स्क्वायर 5/2 के इक्वल होगा। और अगर दोस्तों मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो समान और असमान का जो रूट बनेगा, रेशो बनेगा, ये √5/√2 भी कह सकते हैं।
साइड में इस प्रकार का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं? जरा बताइए। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। असमान भुजा की लंबाई बच्चों 2 है, 2 है, और माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। एक बात मुझे बताना, मैं रेशो जानता हूं, रेशो जानता हूं बेटा, ये √2, ये √5 और ये √5 है ना। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं ये √2, ये √5 और ये √5 है। हाँ, और मेरे को इसका एरिया ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इससे आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इससे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजा आएगी इसका √2 गुना, ये उसका √5 गुना, √2 गुना, और ये इसका √2 गुना। तीनों भुजाओं की लंबाई ये आएगी। अगर इस ट्रायंगल में तीनों भुजाओं की लंबाई पूछू ना, तीनों भुजाओं की लंबाई तो ये आएगी। एरिया कैसे ज्ञात करें? देखो, एरिया ज्ञात करने का कितना आसान तरीका है। जी इसका सेंट्रोइड है, और ये बताओ बेटा, समान भुजाओं पर माध्यिका खींची है, तो माध्यिकाएं भी बराबर लंबाई की आएंगी। अगर मैं ट्रायंगल का नाम एबीसी दे लेता हूं, ये 90 डिग्री का कोण दे लेता हूं, तो बीजी और जीसी भी समान बनेगा क्या? बीजी और जीसी भी समान बनेगा क्या? ये बन गया एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस भी है, जो आइसोसेलेस भी है। इसका मतलब ये वाली साइड √2 है, ये वाली साइड √2 है। ऐसा ही बनेगा क्या? अरे बोलो भाई, ये √2 है, ये √2 है, ऐसा बनेगा क्या? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? इसका एरिया बनेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये 2 कट गया, 1 हो गया, इसका एरिया आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार ना ये 3 ट्रायंगल बनते हैं, तीनों का एरिया बराबर आता है। इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। सवाल का उत्तर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बालक को आपत्ति हुई, कह रहा √2 क्यों आया? अरे भाई, अगर ये ट्रायंगल में दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो रेशो हमेशा 1 √2 बनता है। अगर ये वाली साइड 2 है, तो ये वाली साइड √2 बनेगी, ये √2 बनेगी। ये डायरेक्ट रेशो तो आपको आने चाहिए ना बेटा, रेशो तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करने आने चाहिए। रेशो में गलती मत कीजिएगा, रेशो की जानकारी को बनाइएगा, रेशो की जानकारी को ढंग से समझिएगा, उनमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बीसी और जीसी इक्वल कैसे? इक्वली तो होंगी। अरे सिद्धार्थ, नींद में से जाग मेरे भाई, तू जाग यार। तेरे को बता तो दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो समान भुजाओं पर ये जो आप मीडियन बनाओगे, ये भी सेम लंबाई की आएंगी। BECF दोनों सेम लंबाई की आएंगी, और इनको 2 1 में काटेगा, तो ये वाला मान और ये वाला मान भी सेम आएगा, ये और ये भी सेम आएगा। पता नहीं क्यों नहीं समझते हो यार। √2 का ये √5 गुना है, √5 का √5 गुना करोगे 5, आंसर बन जाएगा 5। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल तुम्हें कोई बताने की आवश्यकता है। समझ गए ना? अरे बोलो, समझ में है ना? कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा है कि एक दूसरे के मीडियन लंबवत है। समझ लो, ये √2 बनेगा, ये √5 बनेगा, ये √5 बनेगा। क्यों बनेगा बता दिया। बीसी को √10 करना है, यानी इसका √5 करना है, तो इनका भी तो √5 गुना ही करना पड़ेगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये सवाल पेपर में आएगा, कितना समय लेगा आपसे? कितना समय लेगा ये? 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, और क्या। लेकिन कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या उत्तर आएगा? बी। पुरानी किसी क्लास में यह बात साबित करवा चुका हूं क्या? कल की क्लास में यह बात तुम्हें साबित करवा चुका हूं क्या? अरे बोलो। केंद्रक और शीर्षों के बीच की दूरी का मतलब जानते हो ना? अरे भुजाएं कौन कौन सी हैं? ABC। जी इसका केंद्रक है, सेंट्रोइड है। मैंने कल बताया था ना, ये AG, ये BG और ये GC। इन दूरियों के कुछ नाम दे दिए, DEF। तो आपको ये बात भली भांति याद होनी चाहिए, A² + B² + C² प्लस
बटा में डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मैं जानता था ये सवाल आएगा, इसलिए तुमको कल ही साबित करके बता दिया था। ये भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आज तो इसे एक्सपर्ट करने की या प्रूव करने की नीड नहीं है, क्योंकि कल इस बात को हम डिटेल में साबित कर चुके हैं। अच्छा, थ्योरी में सवाल पूछता है भैया, क्यों नहीं पूछता? जी को देखकर आप समझ गए सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड से लाइन खींचूंगा, सामने वाली भुजा के दो इक्वल इक्वल पार्ट करेगी, यानी मान लीजिए ये आकर पी पर मिलती है, इक्वल इक्वल पार्ट करेगी। बोलो, एसी का मान 18 था दोस्तों, एसी का मान 18 था, तो ये वाला मान 9 और ये वाला मान भी 9 बनेगा। अरे बोलो 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 बोलो, नहीं 9/2 क्यों बनेगा? बावड़े हो गए, 6 आंसर बनेगा। अरे नालायको, सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड 2:1 में तोड़ता है। सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में तोड़ता है। तो आप ये कहना ट्राइंगल बी जी डी सिमिलर है ट्राइंगल बी पी सी के, एंगल भी तो इक्वल दिया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात इसमें बताओ 2:3 आ रहा है क्या? अरे संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 आ रहा है क्या? बीजी और बीपी का अनुपात 2:3 आ रहा है। तो अगर ये भुजा 9 है तो ऊपर की भुजा 6 तो बनेगी। सिमिलरिटी क्यों भूल जाते हो? हैं, सिमिलरिटी क्यों भूल जाते हो? तुमको पहले सिमिलरिटी मैंने इसीलिए तो पूरी करवाई थी, लेकिन लोग कहते पहले केंद्रक क्यों नहीं करवाया आपने। आज तक ये बात सीने में बार बार चुभ रही है छलने की तरह कि पहले आपने केंद्रक क्यों नहीं करवाया। क्या है ए और बी, क्या है भाई? अरे दोस्तों, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे अजीज दोस्तों, अरे मेरे अजीज दोस्तों, एक बार इसको मिलाओगे तो क्या तुमको पता है ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड 1 है। ऊपर वाले एरिया का ट्रायंगल का नीचे वाले ट्रायंगल के साथ में, ऊपर वाले ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल के साथ में एरिया का रेशो 4:9 बनेगा। बिना पेन उठाए कह दो। लेकिन मैंने तो सी उत्तर देने वालों, तुमसे बड़ा कोई नालायक नहीं होगा, हैं? इतने आसान सवाल में गलती करके आओगे। अरे दोनों ट्रायंगल को देखो ना, दोनों ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। कौन कौन से? ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात 2:3, क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। ऊपर वाले ए पार्ट का एरिया 4 है तो पूरे का 9 है, तो बी का एरिया 5 बनेगा क्या? बताओ रे, ये 5 और ये 4 बनेगा क्या? अब देखो ये सवाल वो सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। सिमिलरिटी अपन अगर पढ़ते स्टार्टिंग से बढ़िया प्रकार से, तो आज इस सवाल को देखकर आपके चेहरे पर बेटा स्माइल आती, आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होते। और पेपर में सवाल ऐसा बनेगा, बहुत बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थ्योरम नहीं पूछता है बेटा। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे से क्या पूछना है, वो बात बड़े ढंग की पूछेगा। क्या है ये? ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी का अनुपात 9:13 है। बी ए सी का ए कोण समद्विभाजक है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। अले एंगल बाइसेक्टर को तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसको कब से जानता हूं, मुझे पता है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है बच्चों बताओ? अरे एंगल बाइसेक्टर क्या करता है बच्चों बताओ? आप कहना सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में काटता है जिस अनुपात में इसकी भुजाएं होती हैं। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ये सामने वाली भुजा अगर मैं ए ई बनाता हूं ना, ए ई, इसको 9:13 में तोड़ रहा है पक्का। 9:13 में तोड़ रहा है पक्का, 9:13 में तोड़ रहा है पक्का। थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, थोड़ा इसको ना इस साइड में, ताकि 9 का फील तो आए, ऐसे 9 का फील तो आए। ये लो, एडी भुजा बीसी पर माध्यिका है। एडी दोस्तों इसकी मीडियन है, एडी इसकी मीडियन है, एडी इसकी मीडियन है, एडी मीडियन। अगर ये बताओ बेटा पूरी लंबाई अगर 12 थी, 22 थी, 22, एडी मीडियन ने ये 11 किया होगा, तो ये 9 2 11 ऐसे टूटा होगा क्या? ट्रायंगल ए ई डी का एरिया बेस अगर 2 है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इसका बेस 22 है, तो यानी इनमें रेशा है 1:11। बेटा जो बेस का रेशो होता है वो एरिया का होता है।
जो बेस का रेशो होता है वही एरिया का होता है। तो आप बताओ एबीसी का एरिया कितने गुना है? 11 टाइम्स है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। आप लोग इसके बाद ना प्रीवियस ईयर सवालों को देखना, तुम्हें लगभग सवाल देखकर यही फील आएगा ये सब तो क्लास में करवाया है मास्टर ने। ट्रायंगल एबीसी में एडी एक माध्यिका है। अब तुम्हारी रफ्तार हो जाएगी तेज। मिनट बचे हैं 20, सवाल बचे हैं 15, कर देंगे पूरे। बच्चों एडी एक माध्यिका है, एडी एक मीडियन है, एडी को लगा दीजिए। पी पी एडी पर एक बिंदु है ऐसा, पी एक बिंदु है 3:4 में टूटता है। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर बेस इनका 3:4 में टूट रहा है तो इसका एरिया 3, इसका एरिया 4 रहा होगा। सीवीएन वाली बात याद है? सीवीएन बचपन में पढ़ी थी हमने, सीवीएन। अच्छा एक बात बताओ यार, ए बी डी का एरिया 7 है तो इधर वाला भी 7 होगा। हाँ, तो सवाल कहता है ट्रायंगल ए पी बी का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, मैं कहता हूं 3:14 बनेगा। बताओ कितना आसान है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त, पेपर में ऐसा सवाल पूछेंगे, पेपर में ये जानकारी आपसे पूछेंगे। कर लोगे ना? एक्चुअली पहले आपने टफ टफ बातें पढ़ ली ना, तो अब ये सवाल बड़े आसान लग रहे होंगे आपको। आपको लग रहा होगा अरे गुरुजी इसमें क्या है, इनमें काहे मजाक कर रहे हो। ट्रायंगल एबीसी में 3 माध्यिकाएं हैं बच्चों जो ओ पर मिलती हैं। इसका मतलब ओ इसका सेंट्रोइड है क्या बेटा? ओ इसका सेंट्रोइड है ना। ये कई बार तुम्हें सेंट्रोइड का नाम अपनी मर्जी से दे देता है, तो कोई बात नहीं बेटा, हमें पेपर से 3 नंबर चाहिए। हमें इस सवाल में 3 नंबर कमाने हैं मेंस के पेपर में, तो मैं लिख दूंगा सेंट्रोइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। CECF। ए बी डी कहां है? ए बी डी। अच्छा AOE अनुपात क्या है? 3:1 आएगा। अरे भैया ये सारे एक एक के पार्ट में होते हैं, सारे एक एक में। तो ए बी डी का मतलब 3 एरिया है। AOE का एक ही एरिया है। खत्म करो बात को यार, उसमें 3 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा है। खत्म करो बात को, और क्या है? अरे समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं तुम्हें मैं सवाल? ये कहीं बाद में कहते फिर कि मास्टर ने तेज तेज करवा दिए, समझ में को नहीं आया। ABC समझ में ऐसा आना चाहिए कि कल को कोई आपसे आपका दोस्त पूछे तो तुम उसे भी ये बता पाओ कि हमने कैसे किया था। ये BE कर लेना इसको, और CF G पर काटते हैं। AGCE देखो, पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होना चाहिए, एक चल रहा है। AGCB कहां है? AGCB। अच्छा ये कैंची वाली फिगर है, ऐसी आकृति आ गई टेढ़ी मेढ़ी सी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? AGCB ये वाली आकृति है, ये वाली। इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 4 है, और BEC का एरिया 3 है, तो ये 4 है और ये 3 है। यही आपका उत्तर है सर। ये सवाल तो हंसते खेलते कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं हंसते खेलते क्या, तुरंत गोली की स्पीड में होनी चाहिए। हाँ सिद्धार्थ, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही प्रीवियस ईयर सवाल है। ज्योमेट्री के आपके पेपर में 12-13 क्वेश्चन आएंगे तो टफ नहीं आएंगे। 5-7 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे बेटा, 3-4 सवाल मिलेंगे अच्छे, 7-8 सवाल ऐसे ही आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब हमें ज्योमेट्री समझ नहीं आती है, अब आप ये नहीं कह सकते हमें ज्योमेट्री समझ नहीं आती है। आ जाओ, तुम्हें मैं एक बढ़िया सी बात सिखाता हूं। सवाल को उठा लिया करो तुम, सवाल को देखकर घबराया मत करो। ए और बी, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। दोस्तों एडी एक माध्यिका है, ये लो जी एडी माध्यिका है। बीएफ एक माध्यिका है, बीएफ एक माध्यिका है। ये एडी है, ये बीएफ है, ये जी पर कटती है। ठीक, बी, अच्छा बीई दिया है क्या? बीई दिया है, बीई, कोई बात नहीं। बीई 36 है। अरे नालायको, अगर ये 36 है, अगर ये 36 है तो ये 24 और ये 12 होगी क्या? एडी 21 है, एडी 21 है तो 14 और ये 7 हो गई क्या? अरे बताओ 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 बेटा, 24 और 7 को देखकर आपके दिमाग में कोई बात क्लिक हो रही है? 24 और 7 को देखकर, अच्छा ये राइट एंगल लिखा है ना, इसने राइट एंगल लिखा है साफ साफ, तो हिंदी में क्यों नहीं लिखा? तो जी पर यहां पे समकोण लिखना, समकोण पर काटती। ये अगर 24 है, ये अगर 7 है तो बीडी आएगा 25, ये 25 तो पूरा बीसी कितना आ गया? 50।
कारण ये मीडियन थी तो वो दुगना करने का पड़ेगा। 63 में दिख रहा है 20, 21 निकल के आएगा, इधर से 20 निकल सकता है मुझे लगता है। 29 का दुगना 58 उत्तर बन सकता है शायद। ये डेटा को देखते ही समझ में आ रही है बात कि डेटा इन्होंने ऐसा दिया है, ये 58 उत्तर बनाने की कोशिश करेगा। अरे क्लास में इतना सन्नाटा क्यों हो गया? जितने बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करके बताओ रे, सुन पा रहे हो क्या मेरी बात आप लोग? PQR में जी केंद्रक है, PS माध्यिका है, QT माध्यिका है। अरे एक दूसरे को समकोण पे काट दिए हैं मालिक, ये S है, ये T है, एक दूसरे को समकोण पे काट दिए हैं। PS की लंबाई है 60 है तो ये 40 आएगा और ये 20 आएगा। 63 तो ये 42 आएगा और ये 21 आएगा। आपसे पूछा है PQ की लंबाई है? अच्छा PQ की लंबाई पूछी है, कोई बात नहीं। ये 20, 21, 29 होता है बेटा, 20, 21, 29 होता है। तो मैं अगर 40, 42 करूंगा तो 58 बनेगा क्या? ये लाइन 58 बनेगी क्या? ट्रिपलेट आपने कितने बढ़िया से याद किए, ये बात समझ में आनी चाहिए। 20, 21, 29, 60, 11, 61, ये सारे ट्रिपलेट आपको समझ में आने चाहिए। ट्रिपलेट का खेल है बेटा, नहीं तो पेपर में लगे रहोगे करने। तो 40 का स्क्वायर जोड़ लेना, आपको 1600 मिल जाएगा। 42 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद है 1764 होता है, फिर आप इनका रूट ले लेना, फिर आप 64 कर लेना, 7 से 13 का एक अंसिल, फिर ये 3364 कर लेना, फिर आप रूट लेना तो भी 58 ही आएगा। और ये सब करने में आपका आधा मिनट चला जाएगा। सबसे बढ़िया काम ये, बाल नहीं नोचने हैं बेटा। क्वेश्चन मार्क वाले भैया, आपको पेपर में सवाल करके आना है। ज्योमेट्री का सवाल जब पेपर में आए ना तो चेहरे पे चिंता की लकीरें नहीं आनी चाहिए। किसी भी सवाल को बेटा करने का सबसे पहला मूल मंत्र ये होता है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। आप मतलब ये नहीं है क्वेश्चन को पढ़ते रहो कि इसमें करूं क्या, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि एंगल बाइसेक्टर है या ये परपेंडिकुलर है या मीडियन है, जो भी बोले उसके बाद को एक बार अप्रोच करने का स्टार्ट करो। बने ना बने कोई बात नहीं, बने ना बने कोई बात नहीं। PQR में GN का मतलब है 6, बट वो G केंद्रक है, बोला गया G सेंट्रोइड है। तो अगर ये 6 है तो मैं QG को 12 लिख दूं क्या ऐसे ही? मेरे को पता नहीं है काम आएगा कि नहीं आएगा, टिका दिया अपन ने, कोई बात नहीं। GM का मतलब 4.5 है तो PG का मतलब 9 लिख दूं क्या ऐसे ही? हालांकि मेरे को पता है ये काम नहीं आएगा, फिर भी लगा दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। क्या पूछा तुमसे? GR की लंबाई पूछी है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PGQ। अच्छा ठीक है, ये 12 है, ये 9 है, ये PQ 15 होगा क्या? ये 12 है, ये 9 है, ये 15 आएगा क्या? अगर ये 15 तो ये भी 15, वो 15 तो ये भी 15। GR कितना आ गया? 15। ये कैसे हो गया? हो गया, लिख लिया करो, कोई बातें मान भी लिया करो मेरी। तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो यार, समझ लिया करो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, तुम मेरी एक बात को समझना। तुम इतने अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कंसेप्ट बताओ, हम मान जाएंगे। खुशी पक्का ना बेटा? अगर मैं बता दूंगा कि 15 कैसे है फिर तो मान लोगे ना बेटा? चलो ठीक है, ठीक। ये मैं कहता हूं इसके अंदर ना एक लाइन है, ये लाइन क्या है मुझे पता नहीं है, ये ए भी एक लाइन है, ये कोड है या डायमीटर है, आई हैव नो आइडिया। पर मैंने आपको ये बताया कि इसने वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया है दोस्तों, और ये वाला कोण है 90 डिग्री का, ये कोण है 90 डिग्री का। तब तुम कह सकते हो क्या, नाउ वी कैन से AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर, AB एक व्यास होगा। क्या तुम ये बात अब कंफर्म कह सकते हो क्या? अरे बोलो 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 देवी और सज्जनों, बोलो। हाँ, हाँ। यहां मैं तुमको एक बात सिखाना चाहता हूं, धीमे से समझना। ये PQ लाइन को पकड़ के चल रहा हूं तो मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझना। मैथ्स कैसे काम करती है अब तुम्हें समझ में आएगा। बेटा ये PQ लाइन मेरे सामने है और ये G पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये G पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है
तो मैं एक बात यूं समझ सकता हूं कि सर हो ना हो, जाने अनजाने में ही सही, ये पी के ऊपर से ऐसा एक सर्किल बन के गया होगा। ऐसा अगर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, आकृति में सवाल को ऐसे टेढ़े होकर देख लो, इधर से देख लो, तो अगर ये पी क्यू अपनी परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर रहा होगा, ये डायमीटर रहा होगा। इसके मध्य बिंदु देखो, अब ये बताओ आरजी जो जा रही है, आरजी क्या एक मीडियन जा रही है? मीडियन ये सामने वाले बिंदु को जाके ठोकेगी एकदम मिड पॉइंट पे, ये सामने वाले बिंदु के दो इक्वल इक्वल टुकड़े कर देगी। मान लो इसने इस पॉइंट पे मिलाया, अरे ये इधर वाला पॉइंट भी 7.5 होगा और ये इधर वाला पॉइंट भी 7.5 होगा, क्योंकि क्योंकि ये भी तो एक रेडियस है ना, ये भी तो एक रेडियस है। अने 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 गुरुजी, ये 7.5 है तो ये 15 बनेगा, क्योंकि मीडियन तो 1:2 में टूटती है। ये 7.5 तो ये 15 है। खत्म बात। आया मजा तुम्हें? कुछ बेटा पक्की बात है, मान गए ना? सर्किल साथ साथ में चल रहा है, सर्किल साथ साथ में चल रहा है। सर्किल कैसे आप समझे, क्योंकि हमें ज्योमेट्री आती है सिद्धार्थ, इसलिए समझे। भाई अपने पास ये लाइन ज्ञात करने का कोई और तरीका भी समझो ना, आप एग्जामिनर की बात भी समझो। वो तुम्हें ये साइड बता रहा है, जाने अनजाने में ये साइड बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को बेस मानेंगे ना अपन, कुछ इसी से चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अरे मैथ्स क्या होता है? मैथ्स क्या होता है बेटा? जो जानकारी दी गई है उससे सेकंड जानकारी बनाना। तो कंसेप्ट अपना उसी साइड में चलना चाहिए, कंसेप्ट अपना उसी साइड में चलना चाहिए जो जानकारी दी गई है और जो उससे रिलेट कर सकती है। बेटा ये अपेक्षा जी, आप तो पहली बार में इतनी बातें समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूं बेटा कि अगर आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो ये इतना बढ़िया से दिमाग में फिट हो जाएगा। एक्चुअली एडवांस मैथ का ना बच्चों, एसएससी में 60% मैथ का वेटेज है। और आप किसी व्यक्ति को पूछना, कोई व्यक्ति एक्सपर्ट हो उसको पूछना, उसको ये कहना कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो आपको ये बोलेगा मैथ्स कैसी है तुम्हारी? एसएससी की तैयारी करनी है तो सामने वाले का पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैथ्स कैसी है। क्योंकि बेटा आजकल का जो सिनेरियो है ना, उसमें ये आ चुका है एसएससी इज इक्वल टू मैथ्स। सर वेटेज तो इंग्लिश का भी बराबर है, उसे क्यों नहीं मानते? क्योंकि बेटा मैथ्स में आपका पेपर 140 नंबर का, 130, सॉरी भूल ही गया कितने की कहानी है, 140 नंबर की मैथ्स है। तो 140 नंबर की मैथ्स है ना, इसमें 140 में से 140 लाए जा सकते हैं और बच्चे लेकर आते हैं। नहीं प्रियांश, इंग्लिश का वेटेज चाहे ज्यादा हो जाए, लेकिन ना इंग्लिश में 100% नंबर तो मैं कहता हूं एक टाइम पे अंग्रेजी के मास्टर के भी नहीं आते। ये फैक्ट है। क्लोज टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के दे दिए जाए ना, तो मैं आपको कहता हूं आप अंग्रेजी के मास्टरों को बिठाओ, उसमें भी एक आधी गलती, एक दो गलतियां होने की संभावना रहती है, एक दो गलतियां उनसे भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि होता है, ये ह्यूमन नेचर है, उनमें गलती हो जाती है। लेकिन मैथ्स में बेटा ये बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अगर ये रेडियस 15 है ना, तो 15 ही आएगी। अगर ये भुजा 14 होती तो 7 ही आती, तो ये 14 ही आती। सेम प्रकार की जानकारी बनती है, इनमें गलती नहीं होती है। तो मैथ्स में पूरे पूरे नंबर लाने की गुंजाइश होती है, और आपको ये पूरे पूरे नंबर ही दोस्तों लेके आने हैं। इसीलिए सिद्धार्थ ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था कि उसके पास ब्लैक मनी है। ऐसी तुम्हें जेल होगी ना, जीवन भर जमानत नहीं हो पाएगी तुम्हारी। बच्चे आए ब्लैक मनी के, ढंग से जीवन पालो अपना। सरकार तुम्हें महीने के 70-80 हजार रुपए दे रही है, इसमें घर चलता नहीं है तुम्हारा। ईमानदारी। अरे ब्लैक मनी वाले को रात को नींद नहीं आती होगी, पड़ोस में किसी और कारण से पुलिस आती है ना, तो उसका बीपी बढ़ जाता होगा कि क्यों आ गई। पैसा कम कमाओ दोस्त, कम कमाओ, लेकिन रात को नींद सुकून की आनी चाहिए। अभी हम रात को सोते हैं तो अपना फोन रूम के बाहर रख के सो जाते हैं, मुझे चिंता नहीं है कि रात को वो हाँ इमरजेंसी हो जाएगी, वो दारू के ट्रक पकड़े जाएंगे अपने, तो मतलब क्या करूंगा, फोन किसी का नहीं आ जाएगा, किसी की चिंता नहीं है। रिलैक्स। पैसा 2 रुपया कम कमा लो दोस्त, जीवन में सुकून होना मैंडेटरी है। ब्लैक मनी कमाओगे, चिंताएं बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, दवाइयां खाओगे, वही पैसा डॉक्टरों को दे आओगे तो क्या मतलब है? वही पैसा डॉक्टरों को दे आओगे, क्या मतलब है? ब्लैक मनी को फोकस मत करो दोस्त, अच्छा काम करने का फोकस करो।
ए और बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक वृत्त पर दो बिंदु हैं, ए और बी, पता नहीं कहां है, देखते हैं। एटी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। सुनिए बेटा, ये ओ केंद्र है, जैसा सवाल बोले वैसा वैसा बनाओ। यहां मैंने एक पॉइंट ए कहीं भी मान लिया और मैंने बोला कि ए टी इसकी एक स्पर्श रेखा है, ऐसी कोई बना दो, कोई बात नहीं यार। सर आपने ए को साइड में बना दिया, अरे कहीं बना लो यार, क्या होता है, ए यहां बना लो। ए टी एक टेंजेंट है, अरे मैं कह रहा था एग्जाम्पल दे रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था बेटा, ट्रक की बात। बी ए टी 45 है, बी ए टी, तो बेटा टी कोई बी ए टी, बी को कुछ यांसिक मान लू मैं, यांसिक, ताकि ये बी ए टी ये वाला एंगल आप क्या पाओ, 45 डिग्री है। अरे बताओ ऐसा ही है क्या? ओ ए कहां है? ओ ए पर एक बिंदु एन इस प्रकार है, ओ ए पर एक बिंदु है, ओ ए को मिलाओ बेटा, ओ ए पर एक बिंदु है एन, ओ ए पर एक बिंदु क्या है, एन, कि बी एन 10 है। अच्छा, इस पर एक पॉइंट है बी एन, ये बी एन का मान आपको 10 दिया हुआ है। क्या डायग्राम बनवा रही है इस फिल्म से। एन ओ बी की माध्यिका ओ एम कहां है? ट्रायंगल एन ओ बी, एन ओ बी ट्रायंगल ये वाला, ओ भाई साहब, एन ओ बी की माध्यिका ओ एम की लंबाई ज्ञात करनी है, ओ एम की ये लंबाई ज्ञात करनी है। क्या पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा सवाल का तरीका समझ में आया? तुम्हें कहना क्या चाह रहा है? हालांकि समय थोड़ा पूरा हो चुका है, फिर भी आप एक बार देख लो सवाल को। ये लो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 45 था और ये इधर वाला एंगल, स्पर्श रेखा और इसके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, ये कोण भी 45 बनेगा, ये कोण भी 45 बनेगा क्या? ठीक है, ए बी टी, ए बी टी नहीं है बेटा, एबीटी की बात नहीं कर रहा हूं, एबीटी की बात नहीं कर रहा हूं। ये रेडियस से स्पर्श रेखा मिलाओगे 90 डिग्री बनता है, ओ ए टी 90 बनता है, ओ ए टी 90, तो ये 45 था, तो ये एंगल भी बन गया 45। मेरे को फोकस करना है ट्रायंगल एनओबी पे यार, मेरे को ये देखो एनओबी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को फोकस करना है मुझे। ये साइड कितनी है? 10, ये माध्यिका है। अच्छा एक बात बताओ, अरे वाह, अब तो हिंट मिल गया बेटा, ये माध्यिका है, तो ये 5 और ये 5 में टूट रही है क्या? आपने कहा सर ये माध्यिका है, ये 5 5 में टूट रही है। अरे वाह, तो इससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, इधर वाला कोण भी 45 बनेगा। ट्रायंगल ए बी ओ भी 45 बनेगा, बिकॉज ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर दोस्तों इसने सामने ये 45 45 और ये 90, 45 ये 45 और ये 90, तो ये वाला आपके सामने आ गया डायमीटर, ये साइड 10 10 और ये 5 ही बनेगी क्या बच्चों? ये 5 ही बनेगी क्या? आप ये 5 कैसे ज्ञात कर सकते हो? 90 डिग्री एंगल के मामले में, 90 डिग्री के एंगल के मामले में ये ट्राइंगल है ना ओ एन बी, अरे ट्राइंगल जो ओ एन बी है, ट्राइंगल ओ एन बी जो है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री में ये लंब केंद्र बनता है, ये आपका बनता है सरकम सेंटर, और इनके बीच की दूरी हमेशा इसका हाफ ही होती है, हाइपोटेनियस का हाफ ही होती है। तो 10/2 का आधा कितना हो गया? 5 5 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये लो बेटा, 24 नंबर तक के सवाल पूरे हो गए हैं। एक दो सवाल आगे के और है, इनको आप पूरे कर लीजिएगा। ये शीट अपनी कल पूरी हो गई है। मैं कल की क्लास की बेटा कोशिश करूंगा, कल की क्लास अपनी हो जाए, प्रयास करूंगा। अगर बाई चांस नहीं हो पाती है चिंता मत करना। इसमें क्या है? जीईडी का क्षेत्रफल 4 है, इसका 4 है बेटा, पूरे का 48 बनेगा। आप रेशो जानते हैं 1:12, ये 4 तो ये 48 बनेगा। सवाल कितने बचे इसके? 1 2 3 4, 4 सवाल बचे, इनको आप ट्राई कर लेना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो देखा जाएगा अगली बात में। ठीक है बच्चों, शुक्रिया, जय हिंद, भारत, नमस्कार।